बिहार में मोदी शाह ने कर दिया खेला। जेडीयू आरजेडी के साथ टूटा राहुल का इंडिया। क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री भाजपा का होगा? और राजनीतिक अखाड़े में माहिर खिलाड़ी लालू यादव क्या कर रहे हैं? पहलवान बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन दाव नहीं भूला। उसको भी तो सिर्फ 8 की संख्या चाहिए 122 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। क्या लालू यादव खेला कर जाएंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आज की वीडियो में देंगे, क्योंकि बिहार आज नेशनल पॉलिटिक्स के नैरेटिव के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। और बिहार का असर, बिहार में राजनीतिक उठापटक का असर सिर्फ बिहार में नहीं होने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024 में भी होने वाला है। तो नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज सुबह से ही लगातार बिहार की खबरें चर्चाओं में रही। और क्यों चर्चाओं में रही? क्योंकि ये दोनों तस्वीरें अपने आप में बिहार की पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। आमतौर पे लोग सिम पोर्टेबिलिटी करवाते हैं। मैं बिहार से हूं, हमारे यहां सीएम पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था है, यानी कि हमारा सीएम कभी भाजपा के साथ रह सकता है और हमारा सीएम कभी आरजेडी के साथ रह सकता है। कभी वो कमल फूल और भगवा के निशान के साथ होता है तो कभी लालटेन और हरे निशान के साथ होता है, और वो दोनों जगह सरवाइव कर जाता है, क्योंकि इन दोनों जगह में जो राजनीति का केंद्र है वो नीतीश कुमार है। 2005 से लगातार मुख्यमंत्री, बीच का छोटा सा समय हटा दीजिएगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री थे वो इन्हीं की कृपा से थे। ये बोल भी चुके हैं और दुनिया ये बात मानती भी है। मैं जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूं। उसके बाद लगभग 30 से 35 वर्षों का राजनीतिक अनुभव और काडर वोट शून्य। ऐसा देश में और कोई नेता नहीं है जो इतने लंबे समय तक बिना काडर वोट के मुख्यमंत्री बना हो। अब मैंने यहां पे नीचे लिखा है कि महाराष्ट्र और बिहार का अलायंस मॉडल नेशनल नैरेटिव में बड़ा रोल प्ले करेगा। कैसे? समझिए। साल था 2014 का। नरेंद्र मोदी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे थे, वही प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे। नीतीश कुमार ने सिर्फ इसी वजह से पलटी मारी थी और वो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे। 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। मोदी के नेतृत्व में ये भाजपा की पहली हार थी। लोगों ने कहा कि ये महागठबंधन मॉडल ही मोदी को रोकेगा। पॉज लेते हैं। 2017 में निगम के दिल्ली में चुनाव होते हैं। जेडीयू 272 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है। इनकी जमानत भी नहीं बचती। नीतीश कुमार को यह समझ में आ जाता है कि ये महागठबंधन वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लालू जी जितना भी हमको झाड़ पे चढ़ाएं कि हम मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जमीन पर इसकी स्थिति शून्य है। क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में जहां बिहार के लाखों करोड़ों लोग मजदूरी करने के लिए पहुंचे हुए हैं, वो भी हमको वोट देने लायक नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मजदूरी करने के लिए इसलिए निकले हैं क्योंकि लालू और नीतीश का 30 वर्षों का शासन बिहार में पलायन का मुख्य जिम्मेदार रहा है। लालू जी फिर पलटी मारते हैं और मोदी जी के साथ हो लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में 17 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। 2020 विधानसभा चुनावों में भी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस चुनाव जीतता है। वो अलग बात है कि इस फिगर में जो दूसरी तरफ नौजवान खड़ा है तेजस्वी यादव, वो बिहार में आरजेडी को पुनर्जीवित करता है। आकांक्षाएं इधर भी, आकांक्षाएं इधर भी, दोनों मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब ही देखते हैं। इस बीच नीतीश जी फिर पलटी मारते हैं, लेकिन इससे पहले होती है एक घटना। 2019 के अंत में महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उद्धव ठाकरे और भाजपा का अलायंस होता है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे का अलायंस होता है, माफ कीजिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होता है, और अलायंस में एनडीए को बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन अकेले दम पर भाजपा सरकार बनाने के लायक नहीं होती। इसलिए शिवसेना वादे से मुकरती है। वायदा यह था कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही रहेगा, शिवसेना को इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही शिवसेना को यह नजर आता है कि भाजपा अकेले दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, वो वही खेला करती है जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ किया था।
चुनाव 2015 में लड़ा आरजेडी के साथ, सरकार बनाने चले गए भाजपा के साथ। शिवसेना ने चुनाव लड़ा भाजपा के साथ, सरकार बनाई कांग्रेस और एनसीपी के साथ। ऐसा ही कुछ खेला पिछले वर्ष नीतीश कुमार भी करते हैं। जब नीतीश कुमार 2020 का चुनाव भाजपा के साथ लड़े थे, लेकिन सरकार बना लेते हैं तेजस्वी यादव के साथ। इन दोनों ही चीजों ने नेशनल लेवल पे एक नई चीज को जन्म दिया, जिसका नाम था इंडिया अलायंस, महागठबंधन, जो भाजपा को रोकेगा। लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है, वीडियो के अंत में बताएंगे। फिलहाल वीडियो पे आते हैं, आज की मुख्य चीज पे आते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज थी कि पूस का महीना बीत चुका है, संक्रांत के बाद बिहार में कुछ शुभ संकेत मिल सकते हैं। मसलन नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं और इस चीज की औपचारिक घोषणा अभी कुछ दिनों में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब करवाहट, तलखियां सामने आ गई है। गालिब का बहुत अच्छा शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब बेआबरू होकर कूचे से कौन निकलता है, नीतीश कुमार या लालू यादव? ये हम वीडियो के अंत में आपको जरूर बता देंगे और समय भी इसके बारे में आपको जरूर बता देगा। लेकिन फिलहाल रोहिणी आचार्य, जो कि लालू जी की सुपुत्री हैं और सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की माने, न्यूज पोर्टल्स की माने, तो लालू जी को जीवन दान देने में रोहिणी आचार्य का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ही अपनी किडनी जो है वो लालू जी को दी। वो धड़ाधड़ा 3 ट्वीट करती हैं। पहला ट्वीट में वो लिखती हैं कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही है दावा, माफ कीजिए, कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। एक्चुअली इसकी राइमिंग में थोड़ी दिक्कत है, मुझे बोलने में कोई समस्या नहीं है। दूसरा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में हो खोट। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ये तीनों बहुत मतलब कि ट्विटर या व्हाट्सएप छाप शेर हैं, लेकिन आज राजनीति इन्होंने गर्म कर दी है। अब ये ट्वीट रोहिणी आचार्य जी ने क्यों किया, क्या कहानी है, ये अगले पैनल में आपको समझ में आएगा। इन 2 किरदारों को देखिए। इन भाई साहब का नाम है आरसीपी सिंह और इनका नाम है लल्लन सिंह। जब नीतीश कुमार पहले पलटी मारने वाले थे तो ये मुख्य मोहरा बने, और जब दूसरी बार पलटी मारेंगे तो ये मुख्य मोहरा बनेंगे। कैसे? आरसीपी सिंह की नजदीकियां हमेशा भाजपा के साथ रही, ऐसा नीतीश के खेमे को लगता रहा। आरसीपी सिंह भाजपा और नीतीश के बीच में ब्रिज का काम करते रहे। जब भाजपा से अपना साथ छुड़ाना था नीतीश कुमार को, तो सबसे पहले आरसीपी सिंह को अध्यक्ष पद से दूर किया गया और लल्लन सिंह को लाया गया। कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं। लल्लन सिंह की करीबियां आरजेडी परिवार के साथ, लालू परिवार के साथ ज्यादा मानी जाती है। और अभी पिछले महीने दिसंबर में ही एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ, राष्ट्रीय परिषद की भी जनता दल यूनाइटेड की बैठक बुलाई गई और लल्लन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आप पुराने अनुभवों से समझ सकते हैं कि नीतीश बाबू अब क्या करने वाले हैं। लेकिन खेले में ट्विस्ट है, खेला इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि खेले का मुख्य किरदार आपके सामने है। ये है दिवंगत कर्पूरी ठाकुर जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके लिए कहा जाता है कि जिनके रास्ते पे चल के लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्म दिवस कल मनाया गया। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इनको भारत रत्न देने की घोषणा की। अब कर्पूरी ठाकुर भारत की राजनीति में अचानक इतने ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर क्यों हो गए, तो इसके लिए आपको बिहार का वोटिंग परसेंटेज समझना होगा। आपने ओबीसी जरूर सुना होगा, लेकिन आपने कभी ईबीसी नहीं सुना होगा। बिहार में जो ईबीसी है वो छोटी छोटी जातियों का एक समूह है, और ये जो वोट बैंक है वो बिहार में लगभग 36% है, 36%।
और ये वोट बैंक मुख्य रूप से नीतीश कुमार का माना जाता है। नीतीश कुमार के पास कोई कैडर नहीं है, लेकिन फिर भी ये वोट बैंक का अधिकतर हिस्सा अभी नीतीश कुमार के पास भी जाता है। इसी में से कुछ हिस्सा आरजेडी को भी मिलता है। भारत रत्न की घोषणा करके नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और ये जो वोट बैंक नीतीश कुमार का था उसमें पूर्ण रूप से सेंधमारी कर दी। नीतीश कुमार वोट के मामले में वैसे ही कमजोर हो चुके थे, अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरेंडर मोड में आ गए, क्योंकि आरजेडी के पास मुस्लिम यादव वोट बैंक का एक कॉम्बिनेशन है, भाजपा के पास अपना एक काडर वोट है। जेडीयू को भारत की राजनीति से समाप्त करने के लिए इस वोट बैंक को तोड़ना जरूरी था। कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर से प्रेम करने वाले लोग, उनको आदर्श मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कदम से शायद जेडीयू से उनका मुंह टूटता और वो भाजपा की तरफ आते। यही वजह रही कि जब 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया, तलखियां पहले से ही थी, लेकिन 24 जनवरी को जब ये कार्यक्रम मनाया गया तो जेडीयू ने अलग कार्यक्रम मनाया और आरजेडी ने अलग कार्यक्रम मनाया, जबकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। और नीतीश कुमार ने इस दिन अपने तेवर दिखाए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा और परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसा। उसी परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसा जिनके एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनवाया जिसका नाम I.N.D.I.A. रखा गया, यानी कि इंडिया रखा गया, जिसका संयोजक बनने का उनका स्वप्न था। एक दफा फिर 2017 में जो उनका स्वप्न प्रधानमंत्री बनने का टूटा था, वो 2022 में जन्म लिया था और वो उसी चीज के लिए उन परिवारवादियों के साथ वो बैठे थे। परिवारवादी बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे भी थे, परिवारवादी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, जयंत चौधरी भी थे। इन सभी के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा किया और 24 जनवरी को एक ही झटके में उन सबको आईना भी दिखाया और यह भी कहा कि मैंने अपने पुत्र को राजनीति में इसीलिए प्रवेश नहीं करवाया क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित थे तब तक उनके परिवार से किसी भी व्यक्ति ने राजनीति में पदार्पण नहीं किया। और अब आते हैं इस ट्वीट पे, ये ट्वीट जो कि महत्वपूर्ण है कि जब हुआ ना कोई अपना योग्य, यहां पे रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के परिवार पे टारगेट किया। पलटने वाली बात, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही है दवा, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा। हालांकि आरजेडी की विचारधारा क्या है ये भी समझना होगा, क्योंकि जिस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी के खात्मे के लिए लालू यादव ने शह दे के शहाबुद्दीन जैसे गुंडे को बड़ा नेता बनने दिया और सैकड़ों हत्याएं हुई वामपंथी विचारधारा लोगों की होने के कारण, और वो इस वक्त CPI-MLL के साथ बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो अपने आप में विचारधारा बदलने की जो बात रोहिणी आचार्य कह रही हैं वो उनके घर में भी लागू होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आज का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ। दरअसल मकर संक्रांति के दिन ही बिहार के कुछ नेताओं ने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि पूस मास से हम बाहर आ गए हैं, शुभ मास शुरू हो गया है और बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। और उसी खेले के संकेत तब मिले जब दही चूड़ा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार लालू यादव के घर गए। सूत्रों की माने तो वहां पे उनका उस तरीके से स्वागत नहीं हुआ और उन्हें लगा कि उनकी बेइज्जती की गई। तो आज नीतीश कुमार ने पे बैक टाइम समझा। मंगलवार को आमतौर पर नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज मंगलवार नहीं है, फिर भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक सिर्फ 20 मिनट चली, जबकि यह कैबिनेट बैठक बजट सत्र से पहले होने वाली है। और इस 20 मिनट में मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। बड़ी बात और समझिए, कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं हुई। प्रेस को भी ब्रीफिंग देने से मना कर दिया गया कि प्रेस में भी इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट आता है जो हमने आपको दिखाया।
जो कि कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती पर जो भाषण दिया था नीतीश कुमार ने, उसके बाद आया। लेकिन वो तो कल शाम में भी आ सकता था, सुबह भी आ सकता था। मसलन वो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद ही ये क्यों आया। फिर इस ट्वीट को नीतीश कुमार ने अपने पास मंगवाया, इसके प्रिंट आउट्स को मंगवाया, और तुरंत ही लालू परिवार फिर से बैकफुट पे चला गया, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश कुमार पूरी तैयारी कर चुके हैं, लालू को तैयारी के लिए समय लगेगा। ट्वीट को डिलीट करवाया गया। उसके बाद बिहार के राजनीतिक हालातों में अमूलचूल परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री जो कि बुलंदशहर में आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से होती है। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया जाता है, दिल्ली उनको बुलाया जाता है। सुशील मोदी जो अब तक बहुत ज्यादा तेजी में नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा तल्ख नजर आ रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ, वो नर्म नजर आते हैं और केंद्रीय नेतृत्व की बात करने की बात कहते हैं। जेडीयू के सारे नेता, चाहे वो बड़े नेता हों, विजय चौधरी हों, संजय झा हों, या प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह हो, सभी को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन यहां तक की कहानी में तो सिर्फ नीतीश कुमार है जो राजनीति के एक धुरंधर हैं, लेकिन इस बार उनके सामने एक दूसरा धुरंधर भी है जो मजबूत भी है, वो लालू प्रसाद यादव है। बिहार में जादुई आंकड़े को छूने के लिए 122 का आंकड़ा लगभग चाहिए। 114 का आंकड़ा लालू यादव पा रहे हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और राजद की सीटों को मिला दिया जाए तो, यानी कि 8 विधायकों की कमी है। लालू खेमा इन्हीं 8 विधायकों की तलाश में है। और सूत्रों की माने तो लालू यादव ने, भले ही लल्लन सिंह उनके साथ बैठे हों, जेडीयू के नेताओं के साथ बैठे हों, मुख्यमंत्री के साथ बैठे हों, लेकिन आरजेडी ने सेंधमारी कर दी है। नीतीश कुमार को यह पता था कि ठंड में ठिठुरते हुए जब लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात लालू यादव ने की, तो लालू यादव सिर्फ और सिर्फ आज्ञा मांगने नहीं आए थे, या ये भीख में नहीं मांग रहे थे। लालू यादव ने तैयारियां पूर्ण कर ली थी। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा फेयरवेल चाहते हैं। इस देश की राजनीति में कुछ मुख्य किरदार हैं जिनको अच्छा फेयरवेल चाहिए था, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस भी किए, जिसमें से मैं मुख्य रूप से मायावती का नाम भी लूंगा। वो भी एक कद्दावर नेता थी, लेकिन सिर्फ एक अच्छे पॉलिटिकल फेयरवेल के लिए वो 10 वर्षों से राजनीति में प्रासंगिक नहीं है। ऐसे ही कुछ हालत नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार ये नहीं चाहते कि वो अप्रासंगिक होकर राजनीति से विदाई लें, इसलिए वो भाजपा के पास पहुंचे। लेकिन लालू यादव ने इस बार तैयारियां पूर्ण कर रखी है। ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति को अगले 24 घंटे में डिसाइड करेंगे, और ये जो चेहरे डिसाइड करेंगे वो इसकी भविष्य को तय करेगा, इंडिया के भविष्य को तय करेगा। अब इस विषय पर जरूरी बात करते हैं। ये मुख्य खबरें थी जो हमने आपको बताई। इसके परिणाम क्या होने वाले हैं? स्पष्ट रूप से एक चीज सामने है कि अगर भाजपा और जेडीयू का अलायंस होता है तो नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर काफी बयानबाजियां हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 चीजों की तैयारी कर रही है। पहली तैयारी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ में करवा दिया जाए और नीतीश कुमार को एक अच्छा पॉलिटिकल फेयरवेल दिया जाए, ताकि राज्य में दोबारा सरकार बनाने की संभावनाएं तेज हो सकें। या तो दूसरी चीज, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी से आमतौर पर बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो बीजेपी अब तक बचती रही है। कैसे बचती रही है इसको समझिए। 2005 से लेकर 2024 तक अगर 3-3.5 साल के पूरे समय काल को हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में रही है। तो बिहार में जो बदहाली है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी कितनी है? लेकिन कौन इस पर चर्चा करता है? कोई नहीं करता, क्योंकि कभी भी ड्राइविंग सीट पर बिहार में भाजपा नहीं रही। भाजपा अब ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है, क्योंकि अगर अभी भी वो पीछे बैठेगी तो जनता मुखर रूप से पूछेगी कि आप भी इतने वर्षों से सरकार में हैं,
आपने क्या किया। जमीन पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो रीजनल छोटी छोटी पार्टीज हो, वो इस नैरेटिव को जमीन पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले अंक में बिहार में जो राजनीति में परिवर्तन हुआ है उससे राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। संक्षेप में ये चीज समझिए कि महागठबंधन के दो मॉडल बनाए गए, एक महाराष्ट्र का जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, एक बिहार का जो सक्सेसफुल हो रहा था। महागठबंधन का यह मॉडल जैसे ही बिहार में फेल हो जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति में इसका हाल वही होगा जैसे कि मायावती और अखिलेश के अलायंस का हुआ था। आपको याद होगा गोरखपुर जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सीट है, सपा बसपा ने उपचुनावों में गोरखपुर से अपना उम्मीदवार उतारा और वो सीट महागठबंधन ने जीत ली, लेकिन उन्होंने ये बहुत जल्दी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद तैयार हो गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने कई सीटों पर 50% से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया और सपा बसपा का अलायंस पूरी तरीके से फेल हो गया। इसी तरीके से बिहार का महागठबंधन फेल होने की कगार पर है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।